हेलो स्टूडेंट, मैं अर्जुन सर नोबेल इंस्टीट्यूट से। आप लोगों को मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल शासक पहुंचे थे हम लोग 1835 तक पहुंचे थे, जहां पे गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो लास्ट जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था और भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। देखते हैं कि 1835 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिंक चेंज होते हैं। भारत का जो गवर्नर जनरल बनता है उसका नाम है चार्ल्स मैकडाफ। चार्ल्स मैकडाफ करता क्या है? पहला चीज याद करेंगे, चार्ल्स मैकडाफ मात्र 1 ईयर के लिए बना और इसने क्या किया कि 1835 में प्रेस एक्ट लाया। इस प्रेस एक्ट से करता क्या है, जो भारत पर लगाया गया था प्रेसों पर प्रतिबंध, भारतीय समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड एडम्स के द्वारा, उसको ये समाप्त कर देता है। यानी प्रेसों पर जो प्रतिबंध लगा था वह समाप्त कर देता है। इसीलिए इसको प्रेसों का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेसों का मुक्तिदाता जो है, इसी जो है चार्ल्स मैकडाफ को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात प्रेसों के मुक्तिदाता जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार भी जो इंटरव्यू में पूछा हुआ है, ये याद रखना है। एक प्रेस से और जो है समाप्त करते हैं, उनको नहीं याद रखना, उनका नाम है लॉर्ड रिपन, वो सेकेंड है। अब याद इसको रखना है कि मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चार्ल्स मैकडाफ के समय क्या हुआ। बेटा, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने में? 1835 में। चार्ल्स मैकडाफ से 2 क्वेश्चन, मैं कहा प्रेस एक्ट और मैं कहा कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज, ये याद रखना है आपको। इनके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं उनका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड का जो टाइम पीरियड है वो है 1836 टू 1842। इतने समय तक रहते हैं। इनके समय में जो कार्य हुआ है देख लिया जाता है। एक ही कार्य इंपोर्टेंट है, वह क्या? तो प्रथम अफगान युद्ध। प्रथम अफगान युद्ध में होता क्या है कि इस युद्ध में हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं? तो अंग्रेज की हार होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। अंग्रेजों की हार होती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला जो गवर्नर आते हैं, गवर्नर जनरल आते हैं, वो उनका नाम है लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो का जो टाइम पीरियड है वो 1842 1844। इनके समय में 2-3 कार्य बहुत ही इंपोर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं कि अफगान जो प्रथम युद्ध था उसकी जो समाप्ति होती है वह 42 में होती है। यानी लॉर्ड वेलिनबरो के समय अफगान फर्स्ट वार समाप्त किया जाता है। और क्या करते हैं? तो लॉर्ड एलिनबरो ने किया क्या कि अधिनियम 5 के तहत, अधिनियम 5 के तहत इन्होंने किया क्या कि दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेलिंगबरो था।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट। सती प्रथा मैं बताया था पिछले वाले क्लास में कि सती प्रथा की समाप्ति कब हुई थी। तो सती प्रथा का समाप्ति याद करना है, वो जो है अधिनियम 17 के तहत यानी 17 के तहत, और यह अधिनियम जो है 5 के तहत दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कुछ हम चर्चा कर लेते हैं कि दास प्रथा और सती प्रथा। हम देखते हैं कि एक अभिलेख मिलता है, भानु गुप्ता का अभिलेख मिलता है। उस अभिलेख में प्रथम साक्ष्य जो है सती प्रथा का मिलता है। दास प्रथा में कैसे देखते हैं, तो हम वैदिक एज जब पढ़ते हैं तो वैदिक एज में कहीं भी दास का जिक्र नहीं है। वहां वर्ण विभाजन किया गया है और कर्मों पर आधारित था। उसके बाद जो ही उत्तर वैदिक यानी पोस्ट वैदिक एज आता है, उसमें दास को चंडाल कहा जाता था। उसके बाद जो किंग हुए वो भूमि का स्वामी होने लगे और दास जो है बनाने स्टार्ट कर दिए। मेगा स्मिथ अपने इंडिका पुस्तक में लिखता है कि भारत में दासों की कमी है, लेकिन कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, अंशुमन जिनको कहा जाता है, उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि भारत में 9 प्रकार के दास थे। अकबर क्या करता है, कहता है कि दास प्रथा को समाप्त करो। कुछ राइटर लिखते हैं कि अकबर जो है दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, लेकिन बेटा दास प्रथा समाप्त नहीं किया था। उस समय जो सैनिक में युद्ध में जीते जो युद्ध हार जाता था, उनकी सैनिक को बंदी बना लिया जाता था और उनको दास बनाया जाता था। उस प्रथा को अकबर समाप्त कर दिया। कहा कि युद्ध में जीते गए सैनिकों को दास नहीं बनाएंगे। दास प्रथा पूर्ण रूप से समाप्ति लॉर्ड एलिंगरो और अधिनियम 5। ये आपको यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन आया था। बीए जो एंट्रेंस में कम से कम कितने बार से एंट्रेंस हो रहा है, 10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अधिनियम नहीं पूछा है, लॉर्ड एलिंगरो का नाम पूछा है। देखते हैं आगे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हम बीए जो एंट्रेंस पढ़ा रहे हैं, आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं है, उसके लिए वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। एक बीए जो एंट्रेंस के लिए सिर्फ वीडियो। आगे आते हैं, देखते हैं कि इसी के समय लॉर्ड एलिंगरो के समय सिंध को जो है अंग्रेजी क्षेत्र में विलय कर दिया जाता है। याद रखना है कि सिंध कहाँ और पाकिस्तान में है, उस समय भारत में था और अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया क्षेत्र है सिंध। आगे देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। आता है जो है गवर्नर जनरल भारत का, जिसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है वो 1844 टू 1848। कहा जाता है कि लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने लाहौर की संधि किया था। लाहौर की संधि करके क्या किया था कि ये लाहौर को भारत में विलय कर दिया था। 48 में याद रखना है कि 48 में लाहौर की संधि होती है। उस समय जो गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड रहता है और लाहौर को संधि के तहत जो है अंग्रेजी एरियाज में मिला दिया जाता है। देखें अब एक इम्पोर्टेंट जो कि कहा जाता है कि भारत को आधुनिकीकरण करने में, भारत के लोगों की स्टैंडर्ड बढ़ाने में और भारत में गतिविधि चेंज करने के लिए आता है एक अंग्रेज भारत का गवर्नर जनरल बनता है, जिसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या है? लॉर्ड डलहौजी आपको गवर्नर जनरल इंडिया और इसकी टाइम पीरियड 1848 टू 1856। इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% रहना है। कभी भी पेपर देख लो, लॉर्ड डलहौजी से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है। क्या किया इसने? कहा जाता है कि इसकी शुरुआती शासन में ही भारत को अपने हैंड में करने के लिए बहुत प्रयास किया गया। पहला प्रयास इसका देखते हैं हम लोग। इसका पहला प्रयास रहता है 1852 यानी इनाम कमीशन बनाना। यह इनाम कमीशन क्या है? तो इनाम कमीशन बनाकर किसानों को जो है जितनी जमीन थी वो हड़पने का प्रयास किया गया और इसी इनाम कमीशन के द्वारा
भारतीय जमींदारों की मान्यता समाप्त की गई। एक इनाम कमीशन लॉर्ड कैनिंग के समय बनता है, मैं बताऊंगा। यहाँ लिखना है कि भारतीय जमींदारों की मान्यता इनाम कमीशन बनाकर समाप्त की गई। क्यों की गई? क्योंकि भारतीय किसानों का जो जमीन है, जो जागीरी है, वो अंग्रेजी क्षेत्र में करना था। इसी के द्वारा कहा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, यानी इसको हड़प नीति, व्यापक नीति कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो गोद लिए हुए पुत्र थे, यानी पहले क्या था कि जो किंग को यदि लड़का नहीं होता था, पुत्र नहीं होता था, वो लोग गोद लेते थे, जिसको कहा जाता है दंतक पुत्र। दंतक पुत्र की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। कहा कि जो भी किंग जो है दंतक पुत्र रखा है या दंतक पुत्र बनकर किंग बने हुए हैं, वो सारे जो है जमीन, भूमि और उनकी व्यवस्था अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया जाता है। उसको हिंदी में व्यापक नीति, हिंदी में हड़प नीति कहा जाता है और अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। यह रूल आया भारत में और भारत को अपने हैंड में किया गया। यही कारण बनता है कि 1857 के रिवोल्ट का एक जो है आर्थिक कारण, इसी कारण किसानों को मजबूर किया गया और किसान जो है 1857 रिवोल्ट में शामिल हुए। दंतक पुत्र की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो हम जानते हैं कि भाई नाना साहब का हम लोग नाम सुने हैं, अभी आएंगे। कानपुर से नाना साहब 1857 के विद्रोह की शुरुआत किए थे और वह बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र थे, यानी पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय के नाना साहब दंतक पुत्र थे। इस व्यवस्था से नाना साहब बहुत ही व्याकुल हुए और कहे कि हो सकता है कि मेरी जो है बादशाहत छीनी जा सकती है। छीनी गई। 1857 की युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है उनको हराया गया और हराकर उनको नेपाल भेज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, व्यापक नीति, चुक्का पद्धति, यानी जो गोद लेने की व्यवस्था था उसको दंतक पुत्र तो कहते ही हैं, लेकिन उसको चुक्का पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी के समय बहुत से क्षेत्रों को मिला लिया गया। सतारा को मिला लिया गया, जौनपुर को मिला लिया गया, या पंजाब के कुछ ऐसे छोटे छोटे भागों को मिला लिया गया, विलय कर दिया गया। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति भी चलाई थी। वही विलय की नीति, वही व्यापक नीति, वही हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी यानी अंग्रेजों ने भारत को हैंड में अपने ले लिया। अब हैंड में ले लिया, लेकिन किया क्या? डलहौजी का वर्क देख लेते हैं। डलहौजी ने सबसे पहले 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इसी के समय कहा जाता है कि ये लास्ट चार्टर एक्ट है। इस चार्टर एक्ट के तहत भारत में बहुत से डेवलप किया गया। क्या डेवलप किया गया? रेलवे 1853 32 किलोमीटर की शुरुआत की गई। मुंबई से लेकर ठाणे तक देखते हैं कि डाक एक्ट आता है। एक डाक एक्ट आता है 1854 में। डाक व्यवस्था शुरू किया गया। कहा जाता है बेंगलोर से दिल्ली शुरू किया गया था। इसी के समय टेलीफोन व्यवस्था आया। टेलीफोन व्यवस्था जो आया 1853 में आया। कलकत्ता से और दिल्ली की टेलीफोन की व्यवस्था शुरुआत की गई। यानी ये तीन चीजें, रेलवे, डाक और टेलीफोन, ये तीन चीजें विकसित हुई। विकसित जब हुआ तो कहा गया कि भारत का आधुनिकीकरण करने वाला लॉर्ड डलहौजी है। यहाँ एक नीति देखना है। यूपीएससी अभी जो 2018 में क्वेश्चन पूछा था, मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया था कि लॉर्ड डलहौजी जो है, लॉर्ड डलहौजी का भारत में आधुनिकीकरण किया, उस पर टिप्पणी लिखिए। दो तरह से होता है बेटा, एक डेवलप किए तो अपने के लिए डेवलप किए, यानी ब्रिटेन डेवलप करे, इंडिया के लोग डेवलप न करें। इंडिया को कैद में रखा गया, इससे डेवलप तो हुआ इंडिया में, लेकिन ये ब्रिटेन के लोगों को ही लाभ हुआ, इंडिया के लोगों को इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं
कि कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के समय एक जो है चार्टर एक्ट के बाद तुरंत आता है वुड डिस्पैच, यानी वुड घोषणा पत्र। अब वुड घोषणा पत्र आता है। वुड घोषणा पत्र क्या है कि इसको कहा जाता है एजुकेशन का मैग्ना कार्टा। एजुकेशन का मैग्ना कार्टा मीन्स होता है, यानी मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार, यानी यह एक अधिकार लेकर आया। वह कौन सी अधिकार? तो जो 1835 में लॉर्ड मैकाले कहा था कि इंडियन को प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में दिया जाए और हायर एजुकेशन अंग्रेजी भाषा में दिया जाए, बेटा इसी डिस्पैच के तहत भारत में पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। और कहा था मैकाले कि इंडियन को यूरोपियन साइंस पढ़ाओ और यूरोपियन लिटरेचर पढ़ाओ, इसी एक्ट के द्वारा लागू कर दिया जाता है। और इस डिस्पैच के द्वारा हमारे यहाँ इंडिया में 3 यूनिवर्सिटियां डेवलप होती हैं। कहा जाता है कि 3 यूनिवर्सिटी डेवलप होता है, या 3 यूनिवर्सिटी। पहले मुंबई, कलकत्ता लोग लिखते हैं, भूल जाइए कलकत्ता नहीं होगा, मुंबई। इसके बाद सेकेंड में कलकत्ता, आगे जाते हैं तो थर्ड में मद्रास। ये 3 यूनिवर्सिटियां डेवलप की गई और तीनों यूनिवर्सिटियां किस डिस्पैच के तहत? तो वुड डिस्पैच के तहत भारत में डेवलप हुआ। ये तीनों यूनिवर्सिटियां जो बनी, वो यूनिवर्सिटी बनी थी 1857 में। 1857 में तीनों यूनिवर्सिटियां का डेवलप किया गया। BHU एंट्रेंस देने जा रहे हो आप, कहीं आप प्राइवेट बुक नहीं पढ़ना है। जितना मैं लिखवाया हूँ, जितना मैं बोला हूँ, उसको आप एक बार 2 बार बैठ करके सुन के क्वेश्चन बनाइए। इसके ऊपर आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन नहीं आने वाला। ऊपर पढ़ना होगा तो एंट्रेंस निकालिए। मैं यही नोबेल कोचिंग में हूँ, आपको ऊपर की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। चलिए।